एक तरफ है सिर्फ एक थंबनेल डिजाइनर और दूसरी तरफ एक ऐसा डिजाइनर जिसने अपने काम को शेयर करके बड़े ब्रांड्स को अट्रैक्ट किया है। मैंने अपने 1.5 इयर्स में काफ़ी क्लाइंट्स के साथ काम कर चुका हूँ, जैसे कि होस्टिंगर हो गया, साइडमैन हो गए। और इस पॉडकास्ट में हमने यही ब्रेक डाउन किया है कि कैसे आपको खुद का एक पर्सनल ब्रांड बनाना है। और बाकी आप अपनी स्पेस में जब डिज़ाइनर देखते हो किस टाइप की चीज़ें पोस्ट कर रहे हैं, जो मैं देख रहा था वो ये थी कि इनसाइट्स थंबनेल से रिलेटेड। हमने ये भी बात की है कि क्या एक रियल डिफरेंस होता है एक नॉर्मल डिजाइनर में और टॉप 1% के बीच में। सबसे पहला डिफरेंस तो यही होता है कि सिस्टमेटिक डिफरेंस के जिस तरीके से वो अप्रोच करते हैं चीज़ों को। छोटे जो क्रिएटर्स होते हैं वो सबसे पहले इसी चीज़ पे फोकस करते हैं कि उनका डिज़ाइन दिखने में अच्छा होना चाहिए। हमने इस पॉडकास्ट में हर एक चीज को ब्रेक डाउन किया है, पोर्टफोलियो, ब्रांडिंग, माइंडसेट, ऑनलाइन प्रेजेंस से लेके सब कुछ। That will help you to make money as a thumbnail designer. इजीली अबव 1 लाख अगर आप टॉप थंबनेल डिजाइनर है, इजीली 1 लाख 1.5 लाख। अगर आप एक ब्लूप्रिंट की तलाश में हैं, अगर आपको टॉप 1% डिजाइनर में आना है तो ये पॉडकास्ट सिर्फ आपके लिए है। So without wasting any time, let's welcome our guest. Hello Shahir and thanks for accepting our invitation. Thank you Anchal for having me. I watched your podcast और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आपने इनवाइट किया मुझे। Thank you so much. तो स्टार्ट करते हैं कि आखिर हुए शहीर एंड लोगों को ये पॉडकास्ट क्यों सुनना चाहिए। सो आई एम अ थंबनेल डिज़ाइनर एंड मैंने अपने 1.5 इयर्स में काफ़ी क्लाइंट्स के साथ काम कर चुका हूँ, जैसे कि होस्टिंगर हो गया, साइडमैन हो गए। साइडमैन का एक सेपरेट चैनल है, तो उधर मैं काम कर चुका हूँ ऐसे बिग क्लाइंट के साथ। और मुझे लगता है कि जो अपकमिंग ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं उनको ये पॉडकास्ट ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि आई बिलीव के प्योर स्किल के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं हम इस फील्ड में, जिसके बारे में हम होपफुली बात करने वाले हैं। और सारे ग्राफिक डिज़ाइनर्स को देखनी चाहिए और बहुत सारी इंसाइट्स उनको मिल सकती हैं इस पॉडकास्ट देखने से। तो शहीर, आपने अभी एक पॉइंट बोला कि अभी बहुत सारी ऐसी अदर स्किल्स चाहिए होती हैं थंबनेल डिज़ाइनर्स को, तो वो क्या क्या स्किल्स हैं, क्या आप लिस्ट डाउन कर सकते हो? जो आपकी प्योर स्किल होती है, जैसे कि आपका जो डिज़ाइन की एक प्योर स्किल होती है, उसके अलावा भी जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई आपकी, और आपका अब जैसे कि AI एडवांस होता जा रहा है तो उसके साथ साथ आपको आइडिएशन, स्ट्रेटजी की स्किल्स भी होनी चाहिए, क्योंकि अब जो चीज़ मैटर करेगी वो ये मैटर करेगी कि आपको आइडियाज़ या स्ट्रेटजी ज़्यादा अच्छी आनी चाहिए, रेदर देन कि आपको डिज़ाइन की मतलब डिज़ाइन को फ्लैशी बनाना आता हो। या तो एक कम्युनिकेशन हो गई और आपका आइडिएशन वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपका एक अच्छी प्रेजेंस होनी चाहिए ऑनलाइन सोशल मीडियाज़ पर थ्रू पर्सनल ब्रांड और थ्रू योर कंटेंट। तो ये 3 चीज़ें मेरे जो मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अभी जैसे जो हमारी हार्ड स्किल है थंबनेल डिज़ाइनिंग, वो तो चलो हम टूल्स वगैरह सीख लेंगे, बट जो ये चीज़ें आपने बताई है इनको कैसे सीखा जाता है? अगर मुझे आइडिएशन सीखना है, मुझे पर्सनल ब्रांडिंग करनी है एज अ थंबनेल डिज़ाइनर, तो वो सारी चीज़ें मैं कैसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? आई थिंक आइडिएशन में जो आपका वाला माइंड बनता है कि मुझे कौन सा डिज़ाइन बनाना है किसी क्लाइंट के लिए। जैसे अगर कोई मेरे पास क्लाइंट आता है और कोई वीडियो टॉपिक लेकर आता है, तो ये आप अपने पास फिगर आउट करने के लिए कि आपको कौन से आइडिया से जाना चाहिए इस थंबनेल के लिए, तो आपको पहले इटसेल्फ जो आपके यूट्यूब फीड पे डिज़ाइन आते हैं उनको आपको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा कि ये इस वीडियो के लिए इस थंबनेल डिज़ाइनर ने ये थंबनेल या ये डिज़ाइन क्यों चूज़ किया, इसमें क्या ऐसी चीज़ है जो इसको कंपेलिंग बनाती है। अगर वो वीडियो पर अच्छा परफॉर्म कर रही है वीडियो, तो क्यों परफॉर्म कर रही है, उसके डिज़ाइन में ऐसा क्या है, क्या एलिमेंट्स हैं और क्या ऐसी चीज़ है जो क्यूरियोसिटी ड्राइव करती है व्यूअर्स में। तो आई थिंक ये जब अपने आप से क्वेश्चंस पूछेंगे तो आपका एक माइंड बनता जाता है ऑन द आइडिएशन पार्ट, ऑन द स्ट्रेटजी पार्ट। और ये ऐसी कुछ सोशल हैक्स, ऐसी टिप्स अपने पास याद करके या सोशल हैक्स चीज़ें वगैरह सीख कर, तो वो आप अपने थंबनेल्स में भी इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपका भी आइडिएशन या स्ट्रेटजी वाला गेम स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो जब आपने थंबनेल डिज़ाइनिंग स्टार्ट की थी तो सबसे पहले आपने क्या स्टेप्स लिए थे, यानी आइडिएशन, कम्युनिकेशन वाला पार्ट, ये कैसे आपने विद टाइम इम्प्रूव किए थे? अच्छा, पहले तो ये है कि जब मैंने भी स्टार्ट किया था तो मैं भी पहले सिर्फ प्योरली विजुअल्स पे फोकस करता था कि डिज़ाइन अच्छा दिखना चाहिए, उसके पीछे की स्ट्रेटजी का कुछ सोचा नहीं क्या होगा। तो जब टाइम बाय टाइम मैं बड़े क्लाइंट्स, जैसे मुझे बड़े क्लाइंट्स ने अप्रोच किया तो मुझे भी पता चला कि, और जब मैं अपने फेलो डिज़ाइनर से ही बात करता था तो उससे ये बात पता चली कि ये वाला पार्ट भी होता है, स्ट्रेटजी वाला पार्ट। क्योंकि एज अ थंबनेल आपका मेन गोल यही होता है कि आपको क्लिक लाना है वीडियो पे। क्लिक आएगा तो फिर जो भी व्यूअर है वीडियो देखेगा और फिर उसके बाद रेवेन्यू जनरेट होता है। तो क्लिक लाना वो प्योरली डिज़ाइन बेस्ड नहीं है, उसके पीछे एक पूरी वो होती है, साइंस होती है, स्ट्रेटजी। तो ये
जब मैं करता गया, डिज़ाइन बनाता गया, तो टाइम बाय टाइम मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज होती गई कि किस तरीके से, या ये वाला पार्ट भी मैटर करता है थंबनेल डिज़ाइनिंग में। ओके, तो अगर मैं एकदम बिगनर हूँ और आपने बोला ब्रेक डाउन करना सीखना है, आइडिएशन वाला ये पार्ट जो सीखना है कि डिज़ाइनिंग सिर्फ अकेली नहीं होती है, तो आपको इस चैनल कुछ रिसोर्सेज रिकमेंड कर सकते हो या कुछ डेली एक्टिविटीज़ या टास्क जो मैं करके इन सब चीज़ों में इम्प्रूव कर सकूँ? अच्छा, मेरे लिए, मैं अपने लिए एक सेपरेट टाइम बनाया मैंने। जैसे आपने 10-15 मिनट, 10 टू 15 मिनट्स आपने एक टाइम निकाल लिया, उसमें आप पिंटरेस्ट पे चले गए या यूट्यूब पे होम फीड स्क्रॉल कर रहे हैं, उधर आप थंबनेल्स देखें और वो वीडियोस देखें जिस पे ज़्यादा व्यूज़ हैं, मिलियंस में व्यूज़ हैं। और ऐसे ही बस अपने आप से बस क्वेश्चन करें कि जैसे मैंने बोला कि ये डिज़ाइन आपको, ये इस डिज़ाइन ने मेरी आई अट्रैक्ट क्यों की, और इस डिज़ाइन में ऐसा क्या है जो मेरी जो उसको क्यूरियोसिटी इंड्यूसिंग बना रहा है, कि उसमें मुझे देख के क्यूरियोसिटी आ रही है, मुझे देखना है कि इस वीडियो में क्या होगा। तो ये वाली पहली चीज़ हो गई। और रिसोर्सेस, एक चैनल है रूल ऑफ थंब के नाम से, वो इस पार्ट पे बहुत फोकस करते हैं कि स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए डिज़ाइन के पीछे। तो एक चैनल मैं ये रिकमेंड करूँगा, रूल ऑफ थंब। और हमारी स्पेस में जो टॉप थंबनेल डिज़ाइनर्स हैं वो हैं डेविड टोमा, जोसेफ ब्लेज और डेविड ऑल्टाइजर। तो ये चैनल्स आप देख सकते हैं अपनी थंबनेल डिज़ाइन की स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। बट जब मैं बिगनर थी एकदम, तो मुझे तो सारे थंबनेल्स पिंटरेस्ट पे हो गए या यूट्यूब पे फैसिनेटिंग लगते थे देखने में। तो फिर मैं कैसे एक थंबनेल पिक कर सकती हूँ जिसको मुझे ब्रेक डाउन करना है, या मैं कैसे वो एक डिज़ाइन पहला सेलेक्ट कर सकती हूँ, क्योंकि मैं तो बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ जब जाती हूँ तो। अच्छा, आप ये बोल रही हैं कि जैसे आपको कोई वाला डिज़ाइन देखना है जो कि वर्क करता है। हाँ, जैसे आपने बोला कि पिंटरेस्ट पे जाके आपको देखना है कि कौन सा डिज़ाइन अट्रैक्ट कर रहा है, तो अगर मैं गई तो मुझे सारे डिज़ाइंस अट्रैक्टिव लग रहे हैं, या मैं यूट्यूब पे गई तो 10 थंबनेल्स आ रहे हैं जिनमें बहुत अच्छे खासे व्यूज़ हैं, तो मुझे सारे के सारे अट्रैक्टिव लग रहे हैं देखने में, तो वो कैसे मैं कर सकती हूँ कि मुझे कैसे एक सेलेक्ट करके सबसे पहले एक से बढ़ना है, क्योंकि जब मैं इंस्पिरेशन लेने भी जा रही हूँ तो मुझे बहुत सारे थंबनेल्स अच्छे लग रहे हैं, तो मैं अगेन कुछ कट डाउन करके कुछ फ्यू थंबनेल्स पे नहीं आ पा रही हूँ। अच्छा, आप यूट्यूब पे तो इससे देख सकते हैं कि जिस वीडियो के व्यूज़ हाई हैं, उस चैनल के सब्सक्राइबर्स टू व्यूज़ के रेशियो को देख सकते हैं। जैसे अगर किसी चैनल के 10,000 सब्सक्राइबर्स है लेकिन उसकी वीडियो पे 500 के व्यूज़ आ रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये इस वीडियो ने अच्छा परफॉर्म किया है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो उसकी थंबनेल और पैकेजिंग, जो ओवरऑल पैकेजिंग होती है वीडियो की, थंबनेल, टाइटल, तो उसके बेसिस पे भी अच्छा परफॉर्म किया होता है इस वीडियो ने। तो आप वाली वीडियोस पिक कर सकते हैं, उनकी थंबनेल्स को देख सकते हैं, फिर वही ब्रेक डाउन करें अपने दिमाग में कि ये क्यों वर्क करता है, क्यों ऐसा है, मतलब क्यों वर्क करता है, क्यों इसमें वाला एलिमेंट है जो क्यूरियोसिटी पैदा करता है। और पिंटरेस्ट में तो ये होता है कि आप, हाँ, बिगिनर डिज़ाइनर होते हैं तो आपको हर डिज़ाइन अच्छा लगता है, लेकिन टाइम बाय टाइम जब आप एक्सपीरियंस होते जाएंगे, आप खुद डिज़ाइन बनाते जाएंगे, तो आपको इंस्टिंक्ट बन जाएगी आपकी के, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये वाला डिज़ाइन है जिसने मेरी आई अट्रैक्ट की। तो आई थिंक जैसे आप टाइम बाय टाइम ग्रो होते हैं तो आपको जो बहुत ही अच्छे डिज़ाइन होते हैं जिनके पीछे कोई मैसेज होती है, साइकोलॉजी होती है, तो आपको, आपका माइंड बन जाता है उनको वो स्पॉट आउट करने के लिए। तो अभी आप होस्टिंगर जैसे ब्रांड के साथ काम कर रहे हो, तो जब आपने कुछ ऐसे यूट्यूबर्स के साथ काम किया होगा जो बहुत छोटे होंगे और अभी आप बिग ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हो, तो दोनों के वर्किंग प्रोसेस में क्या डिफरेंस रहता है? क्योंकि दोनों बहुत अलग पे करते होंगे, जो अभी ब्रांड्स हैं वो हाई पे करते होंगे आपको, तो दोनों के डिज़ाइन प्रोसेस में हो गया, जो उनका वर्किंग प्रोसेस है उसमें डिफरेंस क्या आता है? सबसे पहला डिफरेंस तो यही होता है कि सिस्टमेटिक डिफरेंस, के जिस तरीके से वो अप्रोच करते हैं चीज़ों को। छोटे जो क्रिएटर्स होते हैं वो सबसे पहले इसी चीज़ पे फोकस करते हैं कि उनका डिज़ाइन दिखने में अच्छा होना चाहिए, और फेमस यूट्यूबर्स को कॉपी करा जाए, मिस्टर बीस्ट जैसी थंबनेल बना दो, ये बहुत ज़्यादा समय आता है। वो नहीं देख रहे होते, उनके पीछे एक सही प्रोसेस नहीं होता। हाँ, वो चीज़ भी काफ़ी अंडरस्टैंडेबल है कि वो प्रोसेस नहीं होता, वो भी ग्रो करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वो फेमस यूट्यूबर्स की तरह बने। लेकिन जो बड़े क्रिएटर्स होते हैं वो, उनके पीछे पूरे प्रोसेसेस होते हैं कि वो किस तरीके से आइडिएट करते हैं, किस तरीके से स्ट्रेटजी बनाते हैं अपनी थंबनेल्स की और कंटेंट की। आई थिंक जो मेन यही डिफरेंस है कि सिस्टमेटिक डिफरेंस, बड़े क्रिएटर्स ज़्यादा रिसर्च करते हैं अपनी नीश में, देखते हैं कौन से आइडियाज़, कौन से डिज़ाइंस वर्क कर रहे हैं, क्योंकि थंबनेल्स से पहले सबसे पहले वीडियो का आइडिया आता है कि वीडियो का आइडिया इटसेल्फ अपीलिंग होगा व्यू टू द व्यूअर्स। तो आप पहले वो वाली चीज़ देखते हैं, और वो बड़े क्रिएटर ज़्यादा कर रहे होते हैं कि पहले मैं ये देखूं कि ये वाला मेरा जो वीडियो आइडिया है तो ये वर्क कर रहा है या नहीं। तो उसके बाद फिर वो थंबनेल वाले पार्ट में आते हैं, फिर थंबनेल में अपनी नीश में देखते हैं, आउटसाइड नीशेस में भी देखते हैं कि कौन से थंबनेल फॉर्मेट्स वर्क कर रहे हैं और किन से हम आइडियाज़ ले सकते हैं। तो
ये रिसर्च के बाद जो उनको एलिमेंट अच्छा लगा वो इंक्लूड करने के बाद एक रफ कॉन्सेप्ट बनता है। फिर उसके जब एग्रीमेंट हो जाती है दोनों तरफ से तो उसके फिर हम बेसिस पे उस डिज़ाइन पे एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये मेन डिफरेंस है। और अदर दैन के जब अगर हम किसी स्मॉल क्रिएटर के साथ काम कर रहे हैं तो वो उनको ज़्यादा आइडिया नहीं होता कि क्या हमें क्या रिसर्च करनी है, क्या वो करना है। तो ये वाली चीज़ है। तो जो आपका अभी प्रोसेस होता है किसी भी थंबनेल डिज़ाइन करने का होस्टिंगर वालों के लिए, किसी भी ब्रांड्स के लिए, तो वो आपका आइडियल प्रोसेस क्या होता है, कैसे आप डिज़ाइन करते हो? और जो डिफरेंस आता है, जो एक प्रो डिज़ाइनर होता है और एक जो बिगनर होता है या इंटरमीडिएट लेवल होता है, तो उन दोनों में वो डिफरेंस कहाँ आता है वर्किंग प्रोसेस में? जब आप पहले काम करते थे तो कैसे करते थे और अभी आप कैसे काम करते हो? अभी तो अब इटसेल्फ ये भी है कि आप जिन 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 डिफरेंट क्लाइंट के साथ काम करते हो तो उनका भी डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, उनके डिफरेंट थोड़े तरीके होते हैं। ज़्यादा डिफरेंट नहीं होते, लेकिन ये होता है कि हाँ थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। जब मैं पहले करता था तो मैं डायरेक्ट फोटोशॉप में चला गया, जो भी मेरा डिज़ाइन टूल है उसमें चला गया, बस डिज़ाइन करना शुरू कर दिया। उसी वक्त आइडिया ला रहा हूँ, उसी वक्त टेस्ट कर रहा हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना। अब ये होता है कि पहले मैं रिसर्च करने गया यूट्यूब, जैसे यूट्यूब फीड पे अगर मैं किसी फाइनेंस नीश आप में कोई किसी भी थंबनेल बना थंबनेल रहा का हूँ। एक टाइटल के साथ कोई आइडिया दे सकते हो जिससे लोगों को और अंडरस्टैंडिंग आ जाए? अच्छा, एक आइडिया मेरा अभी जो टॉप ऑफ द माइंड है, तो फाइनेंस नीश की थंबनेल बनाया था कि हाउ टू मेक $10,000 इन अ मंथ। अभी जब अगर मैं बिगिनर वो होता है डिज़ाइनर, तो मैं डायरेक्ट फोटोशॉप में चले जाता और बस जो एक टिपिकल थंबनेल होता है जो कि ज़्यादा आपको फाइवर या वैसी मार्केट प्लेसेस पे दिखता है, तो उस टाइप का डिज़ाइन बना लेकर आता मैं। लेकिन अगर इसी टाइटल के साथ मैं जा रहा हूँ, मैं पहले यूट्यूब पे देखूंगा, मैं फाइनेंस नीश में ही पहले के कौन से लोगों ने इस पे पहले वीडियोस बनाई हुई हैं, उन्होंने क्या थंबनेल में क्या चीज़ें ट्राई की हुई हैं जो कि मैं भी कर सकता हूँ और जो वर्क करती हैं, क्या ऐसी चीज़ें कि जो जिससे व्यूअर के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होती है। तो मैं वाली चीज़ें देखूंगा पहले के। तो पहले एक रफ स्केच बनाता हूँ, फिर मैं वेदर डिजिटली भी बना सकते हैं आप, फिजिकली भी कॉपी पेंसिल से। तो मैं तो प्रेफर करता हूँ डिजिटली। एक रफ कॉन्सेप्ट बनाया कि ये होगा, जैसे ग्राफ होगी, जो भी हमारा मेन सब्जेक्ट है उसके पीछे प्रेजेंटर है, और ये चीज़ें वगैरह आप एक रफ कॉन्सेप्ट के साथ आते हो जो आपको लगता है कि ये स्ट्रेटेजी वाइज भी इंपॉर्टेंट है, डिज़ाइन वाइज भी अच्छा लग रहा है, यही कि चीज़ें रिसर्च करके। अब ये भी होता है कि आप अपनी नीश में भी कर सकते हैं और अपने नीश से आउटसाइड भी देखें, क्योंकि जैसे अगर मैं फाइनेंस नीश में देख रहा हूँ कि कभी कभार ये भी होता है कि बहुत ज़्यादा सिमिलर डिज़ाइन होते हैं, अपनी नीश से बाहर नहीं चले गए, आपको कोई आइडिया अच्छा लग गया कि मैं हाँ ये डिज़ाइन का आइडिया किसी और नीश में से मैं इंप्लीमेंट कर सकता हूँ अपने डिज़ाइन में। ये भी होता है कभी कभार के, ये भी मैं स्ट्रेटेजी अपनाता हूँ, टू स्टैंड आउट फ्रॉम अदर थंबनेल्स। तो ये चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं। अब तो अभी आप क्या टिप्स देना चाहोगे बिगिनर्स के लिए जो मे बी अभी इस फील्ड में आना चाहते हैं, या जो इंटरमीडिएट लेवल पे हैं उनको भी बड़े ब्रांड्स या बिग क्रिएटर के साथ काम करना है, तो आप उनको क्या टिप्स देना चाहोगे? आई थिंक जो पहली मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप है वो यही होगी कि सीखते रहें कभी भी और प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि और जो भी टॉप डिज़ाइनर्स हैं आपकी फील्ड में उनको फॉलो करें। जैसे मैंने रिसोर्सेज के बारे में बताया था पहले, तो उनको फॉलो करें, उनसे उनका कंटेंट आप देखते रहेंगे तो फिर वही बात आ गई कि आपका माइंड बनता जाएगा, आपकी इंस्टिंक्ट बनती रहेंगी कि टॉप थंबनेल्स कैसी होती हैं और वो कैसे परफॉर्म करती हैं। तो यही है कि आप सीखते रहें और प्रैक्टिस करते रहें अपनी थंबनेल्स की। बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिससे आप कर सकते हैं। एक मैं रिसोर्स बताऊंगा, थंबनेल्स, एक डिस्कॉर्ड सर्वर है थंबनेल्स 101 के नाम से, तो वो एक वीकली चैलेंज होस्ट करते हैं, तो आप उसमें भी पार्ट ले सकते हैं। वो आपको पूरा ब्रीफ देते हैं, तो उससे आपकी स्किल्स इंप्रूव होती हैं काफ़ी। तो उधर आपके टॉप थंबनेल डिज़ाइनर भी आपका वर्क रिव्यू करते हैं। ऐसी चीज़ों से सीखने से और कंटेंट कंज्यूम करने से, जैसे मैंने रिसोर्सेज में बताया, तो आपका एक वही माइंड डेवलप होता जाता है। तो आप ऐसे ही यही करके एक टॉप के लेवल पे आ सकते हैं और बड़े क्रिएटर्स के साथ काम कर सकते हैं। अच्छा, मेरा एक और क्वेश्चन है। जैसे एक बच्चे ने अभी मेरी कॉल बुक करी थी और उसने मुझे अपने डिज़ाइंस दिखाए, तो उसके डिज़ाइंस बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, एंड वो क्लाइंट्स को पिच कर रहा था। तो हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है खुद को कि मैं अभी इस लेवल पे हूँ, कि मैं अभी एकदम बिगनर हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता है, मुझे अभी स्किल्स पे काम करने की ज़रूरत है रेदर देन क्लाइंट्स को अप्रोच करने से पहले, या अब टाइम है मुझे क्लाइंट्स को अप्रोच करना चाहिए, या अब मैं एक इंटरमीडिएट लेवल पे हूँ जहाँ पे मुझे स्ट्रैटेजीज़ पे अप्रोच शिफ्ट करनी चाहिए, या अब मैं बिग ब्रांड्स के साथ काम कर सकता हूँ। तो वो मैं कैसे अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ? अच्छा, मेरे लिए जो था वो एक ग्रेजुअल चेंज था। मैंने मतलब स्टार्टिंग से ही, मुझे ऐसा नहीं था कि जब मैंने स्टार्ट किया था थंबनेल डिज़ाइनिंग 2024 के स्टार्ट में, तो मैंने ये किया था कि पहले मुझे स्किल्स पे काम करना है। मैं साथ साथ स्किल्स पे भी काम कर रहा था, और मैं बिगिनिंग लेवल से ही किसी भी रेंज में हो, बट काम का बजट, जैसे जो बिगनर थंबनेल्स होती हैं वो
मेरे ख्याल में $5, $10 या $15 से स्टार्ट होती हैं। तो मैं ओपन था टू ऑल टाइप्स ऑफ रेट्स। तो पहले आपको ये होता है, पहले आपको एक्सपीरियंस लेना होता है जब आप बिल्कुल स्टार्टिंग में होते हो। आप जैसे टाइम बाय टाइम एक्सपीरियंस लेते जाओगे और आपकी लेवल भी इंक्रीज होती जाएगी, तो फिर जब आप काम भी जैसे पोस्ट कर रहे होते हैं अपने सोशल मीडिया पर, तो कोई ना कोई नोटिस करेगा, जिसको लगेगा जैसे कोई टॉप लेवल का क्रिएटर या ब्रांड है, वो नोटिस कर लेगा आपका काम, कि उसको अच्छा लगा, तो वो आपको उधर से ही पिक कर लेगा। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेजुअल चेंज है कि ऐसा सडन शिफ्ट नहीं होता कि आपको ये लगेगा कि मुझे अब बड़े क्रिएटर्स के साथ काम करना है। तो ये बहुत ग्रेजुअली होता है ये प्रोसेस पूरा, एटलीस्ट मेरे लिए ये ऐसे हुआ था। ओके, तो अगर मैं एक डिज़ाइनर हूँ अगेन, तो आपने बोला पर्सनल ब्रांडिंग के थ्रू लोग आपको अप्रोच कर देते हैं, तो मुझे कैसे पर्सनल ब्रांड बनाना है और मुझे किस टाइप के डिज़ाइंस डालने हैं, क्या क्या बात करनी है, कैसे मैं अट्रैक्ट करूँगी, तो वो प्रोसेस पर्सनल ब्रांडिंग का कैसे रहेगा? अच्छा, इस क्वेश्चन से पहले एक और पूछना है मुझे। तो अगर मुझे ये सब चीज़ें करनी है तो मुझे डेफिनेटली अपना टाइम तो देना पड़ेगा। तो आप स्टार्टिंग में कितना टाइम देते थे एंड मुझे कितना टाइम देना ही पड़ेगा तभी, और मुझे इतने डिज़ाइंस पहले बनाने ही पड़ेंगे तभी मैं एक उस लेवल पे पहुंचूंगा? क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं जो 1 महीने पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पे आके, फिर वो बंद कर देते हैं। वो महीने में 4 दिन प्रैक्टिस करते हैं, फिर वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो मुझे कितने घंटे प्रैक्टिस करनी है, रेगुलर करनी है, वीकली करनी है, क्या करना है, वो एक बार ब्रीफली बता देंगे आप? आई थिंक इधर कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। जब मैं स्टार्ट किया था तो मेरा यही था कि मैं जितने भी घंटे लगा रहा हूँ दिन में, जैसे अगर मैं 5 घंटे लगा रहा हूँ तो मैं 1 घंटा अपने सोशल मीडियाज़ को दे रहा था। मैं उस वक्त सिर्फ लिंक्डइन यूज़ कर रहा था, तो मैं जो भी मैं अपने बाकी के 4 घंटों में डिज़ाइन बनाता था तो मैं उसको लिंक्डइन पे शेयर करता था। और लिंक्डइन पे जो बाकी क्रिएटर्स के साथ इंगेज करना, तो ये वाली चीज़ से आपकी प्रोफाइल की विजिबिलिटी बढ़ती है। तो मेरा तो यही था कि आप कंसिस्टेंटली, अगर आपने एक चीज़ सोची हुई है, जैसे मुझे अगर थंबनेल डिज़ाइनर बनना है या अच्छा डिज़ाइनर बनना है मुझे, तो आपको कंसिस्टेंटली लंबे टाइम के लिए करनी होती है। ऐसा नहीं होता कि 1-2 महीने के लिए या 3 महीने के लिए, क्योंकि हर किसी के लिए रिजल्ट एक ही टाइम में नहीं आता। जैसे मैं ये किसी को नहीं बोल सकता कि मैं 1 महीने में, आप 2 महीने में अच्छे डिज़ाइनर बन जाओगे, आपके अच्छे क्लाइंट आ जाएंगे। हर किसी के लिए टाइमलाइन हर किसी की अलग होती है। तो चीज़ यही मैटर करती है कि आपने सोचा हुआ है कि मुझे ये चीज़ करनी है, तो आप लंबे टाइम के लिए करें उसको, अपने लिए टाइम बना लें। जैसे कि अगर आप जैसे 5 घंटे, जैसे मैंने बोला 5 घंटे आप लगा रहे हैं उस पर, तो 4 घंटे मैं डिज़ाइन बना रहा हूँ, 1 घंटा मैंने सोशल मीडिया या अपने जो भी मेरी ऑनलाइन प्रेजेंस या पर्सनल ब्रांडिंग बिल्ड करने में लगा दिया मैंने। तो कैन यू शेयर योर रूटीन या कुछ आइडियल प्रोसेस के मुझे दिन में 3 घंटे डिज़ाइन बनाना है, देन फिर 1 घंटे में अपने पर्सनल ब्रांडिंग को दूंगी, देन उसके 1 घंटे बाद 15-20 मिनट्स मुझे कंटेंट अच्छा कंज्यूम करना है। तो आप मुझे एक रफ रूटीन या अपना खुद का बता सकते हो क्या? आई थिंक ये मैटर करता है। पहले तो मैं यही बोलूँगा कि हर किसी के पास टाइम अलग होता है। जैसे कि किसी के पास दिन में 8 घंटे या पूरा दिन है किसी के पास। तो मेरा ये होता है कि मैं 9 to 10 आवर्स तक करता हूँ अपनी सुबह से और जब आप लेकर। कॉलेज में थे तब उस टाइम का कैसा रूटीन होता था आपका? अच्छा, कॉलेज में जो था तो सिमिलर रूटीन था, ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। बस ये था कि थोड़ा ज़्यादा रात तक लंबा कर लिया, जैसे कि 8 बजे तक रात थी या 9 बजे तक। अभी थोड़ा जल्दी हो जाता है वाइंड अप, और मैं बाकी चीज़ों पे आ रहा अपनी, जैसे 7 बजे तक। तो ये था मेरा कॉलेज में, ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। बस आप यही है कि जो भी आपका कॉलेज का टाइम है या अपनी पढ़ाई का टाइम है वो सेपरेट कर लें, और जो भी आपका डिज़ाइन का काम है, जो भी आप काम कर रहे हैं उसको सेपरेट कर लें। तो मेरा अभी यही होता है कि पहले मैं उठता हूँ तो पहले मेरा फोकस यही होता है कि कोई इंस्पिरेशन के लिए पिंटरेस्ट पे जाऊँ। जैसे मैंने पहले बात की, पिंटरेस्ट पे रह गया, यूट्यूब की होम फीड देख रहा हूँ कि कौन से डिज़ाइन से जो अच्छे लग रहे हैं या परफॉर्म कर रहे हैं, तो ब्रेक डाउन कर लिया, क्योंकि उससे ही आपका माइंड डेवलप होता है टाइम बाय टाइम। और कंटेंट कंज्यूम किया उससे सिमिलर भी, जो थंब डिज़ाइनर्स का जो भी मुझे इंटरेस्टिंग लगा रिगार्डिंग डिज़ाइन भी, यूट्यूब भी, क्योंकि यूट्यूब रिलेटेड आपकी थंबनेल डिज़ाइनिंग से। तो ये है, और फिर आप अपनी डिज़ाइनिंग पे आ जाएँ। जो भी अगर आपके पास क्लाइंट का वर्क है या आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो फिर आप ये वाले पार्ट पे आ गए। फिर जैसे वो आपने 3-4 घंटे कर लिया और आपने इंस्पिरेशन के लिए 20 मिनट या आधा घंटा देख लिया, फिर आप उस पर आ गए कि आपने सोशल मीडिया जो आपको एक्टिव रहना है, कमेंटिंग करनी है दूसरों की प्रोफाइल्स पे, और अपना कंटेंट जो भी आपने प्रैक्टिस के लिए बनाया, डिज़ाइन बनाया या क्लाइंट के लिए गया, उसको पोस्ट करना। ओके, तो आपको जो क्लाइंट्स मिलते हैं वो सारे के सारे पर्सनल ब्रांडिंग के थ्रू मिलते हैं या आप खुद भी आउटरीच वगैरह भी करते हैं? अच्छा, मेरे लिए ज़्यादातर इनबाउंड ज़्यादा वर्क किया है, क्योंकि मुझे लगता है मैंने अपनी स्टार्टिंग से ही जो मैंने डिज़ाइंस पोस्ट करना शुरू किए थे कंसिस्टेंटली, तो वो मेरे फेवर में वर्क कर रहे थे।
तो ज़्यादातर मैंने जो मेरे पास क्लाइंट्स आ रहे हैं वो इनबाउंड से ही आते हैं ज़्यादा, या रेफरल से। तो जो ये है होस्टिंगर भी आया था वो भी आपको इनबाउंड से ही आया था क्या? जी, वो भी इनबाउंड से आया था मेरे पास, बिहाइंड से। तो ये भी होता है कि आपको डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी टारगेट करने होते हैं। जैसे अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट समझता हूँ मैं वो है ट्विटर है, फिर इसके बाद लिंक्डइन हो गया, बिहाइंड्स हाँ। भी है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मुझे लगता है। उधर कॉर्पोरेशन या कंपनी ज़्यादा हैं उधर, तो आप वो भी टारगेट कर सकते हैं। तो ऐसी 3-4 का एक बैच बना लेना और उनको टारगेट करना, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जो पर्सनल ब्रांड आपने क्रिएट किया था, जैसे आप कमेंटिंग भी बोल रहे हो, डिज़ाइंस भी शेयर करते हो, आप अपना ब्रीफ भी लिखते हो उधर पे, तो ये सब चीज़ें कैसे आपने करी थी और कैसे आपने समझा था कि मुझे पर्सनल ब्रांड बनाना इंपॉर्टेंट है और कैसे बनाया जाता है? तो अगर मैं बिगनर हूँ तो मुझे कैसे बनाना पड़ेगा? अच्छा, मेरे लिए तो ऐसे था कि जब मैं स्टार्ट किया तो मुझे ये तो पता था कि मैं अपना काम पोस्ट कर सकता हूँ, जो बेसिक आपकी डिज़ाइन है वो पोस्ट कर रहे हो, तो ये वाली चीज़ हो गई। और बाकी आप अपनी स्पेस में जब डिज़ाइनर देखते हो किस टाइप की चीज़ें पोस्ट कर रहे हैं, जो मैं देख रहा था वो ये थी कि इनसाइट्स थंबनेल से रिलेटेड, कि क्या यूट्यूब पे वर्क कर रहा है क्या नहीं। और बाकी एक और फॉर्मेट्स होते हैं कि ए बी थंबनेल डिज़ाइंस, जैसे यूट्यूब का एक ऑप्शन होता है ए बी थंबनेल डिज़ाइंस, तो वो आप दिखा रहे हो ऑप्शंस, आप कैसे डिफरेंट ऑप्शंस उसके लिए वो कर रहे हो, काम कर रहे हो उस पर। तो मुझे भी ऐसे मतलब कि मैंने क्रिएटर्स के साथ कनेक्ट किया तो मैं उनका कंटेंट देखता गया वो क्या कर रहे हैं, तो वही सिमिलर चीज़ इंप्लीमेंट करना अपने कंटेंट में। तो मैंने तो ऐसी पर्सनल ब्रांडिंग जो अपनी इम्प्रूव की है। ओके। तो एंड आपने बोला बिहेंस पे भी आप अपना काम डालते थे, तो मुझे पोर्टफोलियो वगैरह कहाँ पे क्रिएट करनी है? हाँ, मैं जो समझता हूँ वो यही है कि सबसे इम्पोर्टेंट वेबसाइट अभी बिगनर्स के लिए बिहेंस ही है, तो उधर अपने डिज़ाइंस पोस्ट करना बेस्ट ऑप्शन है। और बाकी बाद में आप ये कंसिडर कर सकते हैं कि अपनी वेबसाइट करना जब आपके पास बजट हो जाए ना, और आप और उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं, जो भी मैं अभी इन द प्रोसेस हूँ कि अपनी वेबसाइट, पोर्टफोलियो वेबसाइट लॉन्च करें, क्योंकि टॉप डिज़ाइनर्स की होती है वेबसाइट, और आपकी उससे एक क्रेडिबिलिटी बूस्ट भी होता है कि अपनी वेबसाइट से, तो ये वाली चीज़ भी तो है। आपने ये जो बोला था पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना, फिर उससे आपको इनबाउंड्स वगैरह आए थे, तो आपका जब पहला क्लाइंट था वो इनबाउंड के थ्रू आया था या कहीं रेफरल वगैरह से आया था? नहीं, वो तो मैंने आउटरीच किया था। मेरे ख्याल में कि जो आपके पहले स्टार्टिंग के क्लाइंट होते हैं वो तो आपको आउटरीच से ही आते हैं, और ये होता है कि आपको स्टार्टिंग में रहना पड़ेगा, टफ रहना पड़ेगा, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा बुरे क्लाइंट भी मिलते हैं जो आपको रिजेक्ट कर देंगे, या बोलेंगे ये क्या बनाया तुमने, और आपकी पेमेंट कर देंगे। मैंने भी स्टार्टिंग में फेस किया था बहुत ज़्यादा ये, तो क्योंकि आप उस एरिया में होते हो जहाँ पे नॉन सीरियस लोग होते हैं, या आप नॉन सीरियस क्रिएटर्स बोलें आप, तो ये वाली चीज़ होती है, तो आप उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा आपको, और उससे ये नहीं हो कि आप उससे वो हो जाए, डिमोटिवेट हो जाए। तो आपने जो इनबाउंड्स का प्रोसेस बताया है, तो मुझे पहले अपना इनबाउंड क्लाइंट जो आपको मिला था कितने टाइम बाद मिला था कंटेंट क्रिएट करने के बाद? तो ऐसे क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं वो बस डिज़ाइंस पोस्ट करते रहते हैं और सोचते हैं कि हमें इनबाउंड के थ्रू क्लाइंट मिल जाएगा इनिशियली, तो मैं कितना सोचूं कि मुझे इतना टाइम तो लगेगा, तब तक तो मुझे कंटेंट पोस्ट करते रहना है? अच्छा, मुझे जो पहला क्लाइंट जो सीरियस मिला था वो ये था कि जो मेरे दोस्त ने मुझे बताया था कि ये लोकल क्लाइंट था, कि ये बंदा थंबनेल डिज़ाइनर के लिए सर्च कर रहा है, तो मैंने उसको कांटेक्ट किया और डिज़ाइन दिखाया अपने गेमिंग के, जो भी वो गेमिंग क्रिएटर था, मैंने डिज़ाइन दिखाया तो उसको पसंद आया, तो मैंने उसके साथ काम किया उधर। हाँ, दूसरा क्लाइंट जो था वो लिंक्डइन से डिज़ाइन देख के आया था 3 to 4 मंथ्स के बाद, ओके। जब मैंने जनवरी में स्टार्ट किया था, और मई में मेरे पास आया था वो क्लाइंट, तो तो टाइम तो लगता है। जो इनिशियली आपने आउटरीच किया था स्टार्टिंग में क्लाइंट्स को, तो वो आउटरीच प्रोसेस क्या रही थी आपकी? आउटरीच प्रोसेस मेरी यही थी कि पहले मैं अपवर्क पे दिखता था क्लाइंट्स को, जो जॉब पोस्टिंग होती थी, तो उधर से हाँ, लोगों को हाँ। कांटेक्ट कर लिया। मेरे पास कभी ओके। लिंक्डइन पे भी आ गया पोस्ट, जैसे ये कोई बंदा या कोई क्रिएटर थंबनेल डिज़ाइनर के लिए देख रहा है, तो उसको कांटेक्ट कर लिया, अपना पोर्टफोलियो दिखा दिया। तो यही कि बेसिक था, उसमें कुछ ऐसा वो नहीं था एडवांस। हाँ, फिर मैंने बाद में जब मैंने ये भी ट्राई किया, जैसे ये वाला प्रोसेस होता है कि अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो किसी क्रिएटर को, उसकी आपको लगता है कि आप उसके थंबनेल डिज़ाइन से इम्प्रूव कर सकते हो, तो आप उसको मेल के थ्रू आउटरीच करो, और उसका जो भी एग्जिस्टिंग डिज़ाइन हो उसको इम्प्रूव करके उसको मेल में आप उसके साथ लिंक कर दो मैसेज के साथ, तो वो आपकी एक विजिबिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं उससे बहुत ज़्यादा, और वो क्रिएटर को लगता है कि वो आप सीरियस हो इस बारे में, तो आपके पोटेंशियल हायरिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं उससे बहुत ज़्यादा। ओके। तो लास्ट क्वेश्चन ये है कि अगर मैं एक थंबनेल डिज़ाइनर हूँ, तो मैं इन इंडिया कितना बना सकती हूँ? अगर मैं इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ काम करती हूँ तो मैं कितना बना सकती हूँ, और कितने क्लाइंट्स मुझे ऑनबोर्ड करके मैं ऑन एन एवरेज इतना बना लूँगी? आई थिंक ईजीली अबव 1 लाख, तो अगर आप टॉप थंबनेल डिज़ाइनर है, ईजीली 1 लाख 1.5 लाख, आई थिंक ये पॉसिबल है।
और कितने क्लाइंट के साथ मैं काम कर सकती हूँ इतना क्लोज करने के लिए? कितने क्लाइंट्स के साथ कि वो तो फिर आपके बजट पे डिपेंड करेगा। आप इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो तो आप अपने बजट्स वेरी कर सकते हो। एटलीस्ट मेरे लिए जो ये है, मैं अभी एक्टिवली 3 to 5 क्रिएटर्स के साथ काम कर रहा हूँ, और कुछ ऐसे होते हैं कि जो इनएक्टिव होते हैं, मतलब कंसिस्टेंटली यूट्यूब वीडियोस पोस्ट नहीं करते। तो मेरी रेंज यही है। तो आप 3 to 5 क्रिएटर्स के साथ, आई थिंक, जो आप उनके साथ अगर सीरियस काम कर रहे हो और हाई बजट है आपका, तो आप इजीली 1.5 लाख या इवन 2 लाख भी कर सकते हो। आप अपनी, मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि आप कितना बनाते हो, मैं ये पूछ सकती हूँ क्या, या मैं स्किप कर दूँ ये क्वेश्चन? जी, मेरा भी यही रेंज है कि 1.5 लाख इंडियन रुपीस, क्योंकि डिफरेंस है पाकिस्तानी रुपीस और उसका। तो हाँ हाँ हाँ, 1.5 राइट। इंडियन टू 2 लाख इंडियन रुपीस, यही होगा, यही ओके रेंज है ओके, मेरी। ग्रेट। तो लास्ट क्वेश्चन अगेन मेरा ये है, अगर आपको फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़े, यानी फिर से अगर आपको इसी पोजीशन पे पहुंचना है जहाँ पे आप 1-2 लाख रुपीज़ बना रहे हैं एज अ थंबनेल डिज़ाइनर, होस्टिंग का जैसे ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं, तो आप क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे, क्या मिस्टेक्स अवॉइड करेंगे? अच्छा, पहले यही चीज़ है कि आई डोंट थिंक कि मैं बहुत सारी चीज़ें चेंज करूँगा। हाँ, मैं ये करूँगा कि मैं, जो मुझे लगता था कि ये सस्पिशियस क्लाइंट्स हैं, उनके साथ मैं पहले ही उनको मना कर देना, जो आपका एडवांटेज लेना चाह रहे होते हैं। कि बजट आपका, कुछ होते हैं क्लाइंट्स जो आपको मतलब कम बजट पे, बहुत ज़्यादा कम बजट करके और आपका यूज़ करके, जैसे कि बहुत ज़्यादा डिज़ाइन बनवा के। तो स्टार्टिंग में मेरे साथ हुआ था ये चीज़। तो ये चीज़ होगी जो मैं करूँगा, इसके बारे में वो होगा और केयरफुल होगा। और दूसरी चीज़ ये कि मैं अपनी पर्सनल ब्रांडिंग और कंटेंट के साथ और सीरियस होऊंगा ज़्यादा, क्योंकि मैं अभी भी, मेरा प्लान है इम्प्रूव करने का अपना ओवरऑल ब्रांडिंग और कंटेंट भी और पोर्टफोलियो भी। तो इस चीज़ के साथ भी और इसको मतलब स्टडी करना और देखना कि बड़े डिज़ाइनर्स क्या कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो ब्रांडिंग और कंटेंट में, जो मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ और अपनी ओवरऑल रीच बढ़ा सकता हूँ। तो ये चीज़ होगी। आई थिंक आपने सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं। आई होप हम फिर से मिलेंगे, फिर से जल्दी एक पॉडकास्ट शूट करेंगे।